आज हम लोग देखेंगे सीजी टेट 2019 का पेपर 1 का मैथ का सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन आया था, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 में है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए, जब त्रिभुज का अनुपात दिया है तो ये देखिए 3, 4 और 5। ठीक है, ये दिया है 3, 4 और 5। ये कब के केस में होता है, देखिए ये वाला अनुपात ये होता है आपका 3, 4 और 5 का अनुपात अगर कभी भी दिया है तो ये कौन सा त्रिभुज होता है, आपको याद रखना होगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग मतलब जो हाइपोटेन्यूस होता है उनका वर्ग कितना होगा, 5 × 5 = 25 हो गया। बाकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी इसका कितना हो रहा है, 3 का 9 और 4 का 16। देखिए इन लोग आपस में बराबर हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब उसके बाद बोल रहा है कि इनके क्षेत्रफल कितना दिया, 216। तो हम लोग मान लेते हैं ये अनुपात जो दिया 3x, 4x और 5x है। तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, 1/2 आधार मतलब नीचे वाला, यानी 4x गुणा ऊपर वाला आधार गुणा ऊंचाई 3x, ये बराबर कितना हो गया हमारे पास, 216। अब ये 2 से कट गया 2 बार में, 3 दूना कितना हो गया 6, और x का कितने बार है, 1 और 1 2 बार, तो 6x का स्क्वायर बराबर 216। या फिर हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर कितना, 216/6। जब इसको आप 6 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 36 बार में। तो आपको x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, √36, और √36 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको पता होगा, 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया, 6 सेंटीमीटर। और भुजाओं का अनुपात क्या है, 3x। भुजाओं का योग बोला है ना, परिमाप मतलब देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ये तीनों भुजाओं का योग, ये होता है परिमाप। तो ये कितना है, 3x, 4x और 5x। अगर इनको हम लोग बराबर कर दें तो कितना आ रहा है, 3 और 4 7, 7 5 12x, और x बराबर आपका कितना यहाँ आया है, 6 सेंटीमीटर। तो 12 गुणा 6, 12 छक कितना होता है, 72 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको यहाँ तक मिटा देते हैं कि नीचे वाला क्वेश्चन भी देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से असंबंधित है, यहाँ बोला है जिसका संबंध नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का गुणन, किसी प्राकृतिक संख्या का घात ज्ञात करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर कोई प्राकृतिक संख्या है, जैसे हम लोग लिख लेते हैं 2 का योग हम लोग कितने बार कर रहे हैं, 2 + 2 + 2, तो ये कितना आ रहा है हमारा आंसर, 6। वैसे ही हम लोग 2 का गुणा या फिर 4 बार हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग को घात भी देखना है, तो 2 का पावर ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ 2 का गुणा हम लोग 4 बार कर रहे हैं तो भी हमारे पास कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये दोनों तो आपस में संबंधित है। और घात कैसे संबंधित है, 2 का गुणा, ठीक है, घात में अगर हम लोग करेंगे तो 2 × 2 × 2, मतलब 2 का गुणा कितने बार करेंगे कि 8 आ जाएगा, 3 बार, मतलब 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो ये भी आपस में संबंधित हो जा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग योग सीखते हैं, योग के बाद क्या आता है, गुणन आता है, गुणन के बाद हम लोग क्या निकालना सीखते हैं, घात करते हैं। तो इसमें से कौन सा असंबंधित हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों में आपस में संबंध होता है। ठीक, अब उसके बाद अगले क्वेश्चन में देखते हैं, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना है। ठीक है, अब त्रिभुज की क्षेत्रफल की संकल्पना कैसी, हम लोग उसको देखते हैं, मूर्त, अमूर्त। ठीक है, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए हम लोग जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसको हम लोग 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हम लोग ज्ञात करते हैं फॉर्मूला के तौर पे, जो कि है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, जो जिससे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाए, तो ये तो अमूर्त रूप हो गया। लेकिन मूर्त रूप में क्या कर सकते हैं, हम लोग खेत में जाते हैं और खेत अगर त्रिभुजाकार का है तो भी हम लोग उसका क्षेत्रफल वहाँ पास ज्ञात कर सकते हैं बिना फार्मूला के भी, भौतिक रूप से। तो वो कैसा हो गया, मूर्त रूप हो गया। तो इसलिए दोनों तरीके का हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना कैसी है, मूर्त भी है और अमूर्त भी है। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। कौन सी संकल्पनाएं अधिक अमूर्त हैं। अमूर्त है मतलब जो हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग रियल लाइफ में देख नहीं सकते या छू नहीं सकते हैं। ठीक है, या भौतिक रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ज्यामिति को आप देख सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप, जैसे कोई कोण बना हुआ है, जैसे दरवाजे के बीच में जो एंगल बनता है आप उसको देख सकते हैं, तो ज्यामिति आप देख सकते हैं। संख्यानात्मक भी आप देख सकते हैं कि 1 कदम है, 2 कदम है, सीढ़ियाँ आप चढ़ रहे हैं 1 2 3 4,
तो आप गिन सकते हैं, वहाँ पर संख्यानात्मक भी है। और एक आता है बीजगणित। बीजगणित में क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर बराबर 36 दिया है। अब यहाँ आप इसको देख नहीं सकते, मतलब भौतिक रूप में नहीं प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मूला के तौर पे प्रूव कर सकते हैं। तो अमूर्त में कौन हो जाएगा, बीजगणित हो जाएगा, सर्वाधिक बोला है ना। क्योंकि कई बार ज्यामिति भी क्या बोलते हैं, हम लोग नहीं बोल सकते कि हमेशा मूर्त रूप में होगा, ठीक है, कई बार अमूर्त में भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अमूर्त में कौन होता है, बीजगणित, जिसको हमेशा आप नहीं देख पाएंगे, मतलब भौतिक रूप में महसूस नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटें लगेगी यदि दीवार का 10% हिस्सा मसाले का हो। ठीक है, अगर दीवार जो होगा हमारा 100% है, 100% में से 10% हिस्सा किसका बोल रहा है, वो हो किसका बोल रहा हो, मसाले से भरा हो, तो मतलब वो कितना कितना प्रतिशत हम लोग को देखना है, उसका 90%। ठीक है, तो 90% हिस्सा जो होगा वो किसका होगा, ईंटों का। तो हम लोग क्या होता है, देखिए अगर ये ऐसा दिया है तो ये हो गया आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया है, 24 मीटर, और नीचे में जो दिया है सेंटीमीटर दिया है, तो मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 24 मीटर बराबर 2400 सेंटीमीटर, 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 90% करेंगे गुना, मतलब जो दीवार को जो बना उसका क्षेत्र आयतन। तो आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो कितना हो गया, 2400 गुणा 800 गुणा 60 बट्टे में क्या हो जाएगा, जो दीवार बनाने की ईंटें की माप थी। ठीक है, तो ईंटें की माप कितनी है, 24 गुणा 12 गुणा 8। इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, ईंटों की संख्या। ठीक है, सब कभी भी संख्या निकालना रहता है तो अधिक में से कम को भाग दे देते हैं। ठीक है, 24 से कितने बार में कट जाएगा, 100 बार में। ये कितने बार में काटेगा इसको, ये भी 100 बार में काटेगा। अब 12 × 25 कितना होता है, 60 होता है। तो यहाँ 90% कितने का, 100 गुणा 100 कितना होता है, 10,000, 10,000 25 कितना हो गया, 50,000 का। और 50,000 का 90% निकालना है, तो 90/100 गुणा में 50,000 कर देते हैं। 1 0 से 0 कट गया, 1 0 से 0 कट गया, 5,000 गुणा 9, तो कितना हो जाता है आपका, 45,000। तो आपको कितने ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, तो 45,000 ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको ऐसे निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। यदि उस क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लंबाई को मान लेते हैं कितना है, 10x, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 10 का अगर 60% निकालेंगे तो 10 का 60% क्या होगा, 60/100, 0 0 कट गया, मतलब आपका कितना हो गया, 6। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 6x। और परिमाप क्या होता है, क्षेत्र मतलब आयताकार क्षेत्रफल का क्षेत्र का 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणित 10x प्लस 6x बराबर आपका कितना दे दिया है, 800 मीटर। तो ये देखिए 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 400 मीटर। 10 प्लस 6 कितना हो गया, 16x। 16x बराबर आपका आ गया 400। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 400/16। इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो x बराबर कितना आ गया, 25। तो लंबाई हम लोग का कितना हो जाएगा, 10 गुणा 25 मतलब 250। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 6 गुणा 25 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 150। ठीक है, अब हम आपको बोला है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 250 गुणा 150, ये आपका कितना हो जाता है, करेंगे तो 37,500। तो सही आपका आंसर होगा 37,500 वर्ग मीटर। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, देखिए यहाँ एक ही संख्या दी है, वो कितने बार दिया हुआ है, 3 बार दिया हुआ है। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 658 का क्यूब माइनस 328 का क्यूब। जब ये वाला इस तरीके का क्वेश्चन आया तो अगर आप देखेंगे तो क्या दिया है, ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे में जो दिया हुआ है आगे क्या दिया है, ए का स्क्वायर, मतलब यही संख्या का स्क्वायर है 658 का 2 बार, फिर प्लस दिया है ए बी, ए गुणा बी, और फिर क्या दिया है, बी का स्क्वायर। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसका आंसर क्या हो जाता है, ए माइनस बी। मतलब आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ आपको क्या करना था, 658 में से 328 को घटा देना था, तो आपका आ जाता 0 3 3। तो आपका सही आंसर क्या आ जाता, 330। ठीक, ये आराम से इसको आप बना सकते थे, फॉर्मूला बेस्ड का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विद्यार्थियों को शेषफल की संकल्पना समझाने के लिए सबसे प्रभावकारी तरीका है समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करते हुए उनका समूह बनाकर प्रत्येक समूह में घनों की संख्या बदलकर तथा दर्शाना कि घन समूह में है कि नहीं। लकड़ी की छड़ को टुकड़ों में खंडित करना। या तीसरा ऑप्शन क्या था, स्वाभाविक संख्या को किसी छोटी स्वाभाविक संख्या से वास्तविक संख्यात्मक विभाजन करना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, कैसे, अगर जी हम लोग 11 घन लेते हैं, अब बच्चे को बोलते हैं कि इसको 2 भाग में बांटते हैं, तो क्या करेगा, 5-5 का 2 ग्रुप बनाएगा, लेकिन उसके पास शेषफल कितना बच रहा है, 1। तो उससे वो यहाँ पर शेषफल का भी अवधारणा समझेगा, कितने ग्रुप बन रहे हैं मतलब कितने बार में भाग जा रहा है उसका भी अवधारणा समझेगा। ठीक है, और कितने कितने ग्रुप से जा रहा है वो भी समझेगा। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। किसी एक रकम को 7 साल बाद साधारण ब्याज 1750 रुपये है। यदि साधारण ब्याज 20% अधिक हो तो कितना अधिक ब्याज उस रकम पर प्राप्त होगा। 35 रुपये, 245 रुपये, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पास आपके पास समय तो दिया है, टाइम तो दिया है कि 7 साल है, SI भी दिया है कि आपका कितना है, 1750 है, लेकिन शुरुआत का ब्याज मतलब जो आपको बोलते हैं रेट 1 आपको कहीं दिया है क्या, तो वहाँ आपको कुछ नहीं दिया है। तो आप जब भी रेट को बार बार चेंज करेंगे, और रेट 2 आपका क्या होगा कि मान लीजिए अगर आप पहला जो परसेंट निकाल रहे हैं कि ब्याज की दर x है, तो दूसरा वाला क्या होगा, x प्लस 20%। तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन जो आता है एकदम इम्पॉर्टेंट भी है और एकदम आसान भी है। अब आसान कैसे, देखिए हम लोग सबसे पहले 342 को 18 से भाग करके देखते हैं। 18 से भाग किया, 18 एकम 18, यहाँ बचा क्या 16, और ये आया 2, 18 9 कितना हो गया 162। मतलब ये संख्या तो पूरा से पूरा भाग जा रहा है 18 से, तो मतलब जो बच रहा है शेषफल, इसका अगर शेषफल देख रहे हैं 47, उसको अब हम लोग किससे भाग देंगे, 18 से। ये कब देंगे, जब ये वाली संख्या पूर्णतः 18 से भाग जाए, या जो संख्या दिया उससे भाग जाए। तो 18 दूना कितना होता है 36, हमारे पास बच कितना रहा है 11, तो हमारे पास शेषफल कितना आ जा रहा है 11। तो सही आंसर भी क्या आ जाएगा 11। ठीक, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 हो तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अगर क्रय मूल्य हम लोग मान लिए 4 रुपये ही है, 4:5 आप क्रय मूल्य को मान लीजिए कि 4 रुपये ही है, और विक्रय मूल्य को मान लीजिए 5 रुपये है, तो लाभ कितना हो रहा है यहाँ 5 - 4 बराबर कितने का, 1 रुपये का। और लाभ प्रतिशत बोल रहा है, लाभ का प्रतिशत, तो 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है कितना में, 4 रुपये में, गुणा 100%। जब इसको आप काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 25 बार में। तो सही आंसर क्या आ जाएगा 25%। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। 12 कॉपियों को बेचकर एक विक्रेता ने 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, उसका लाभ प्रतिशत कितना था। अब वो 12 कॉपी बेच दिया, मतलब वो विक्रय कितने का किया, 12 कॉपी का। लाभ कितने का हो रहा है, 4 कॉपी का। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 4 बराबर 8 हो गया। अब वो लाभ का प्रतिशत बोल रहा है, तो लाभ कितना का किया, 4 कॉपी का, कितना में, बट्टा में 8 कॉपी। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य बट्टे में आता है गुणा 100%। इसको आप काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, ये कितने बार में काटेगा, 50 बार में। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 50%। ठीक, कक्षा 1 के स्तर के छात्रों को समझने के लिए कौन सी संकल्पना अधिक कठिन है। विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग, संख्या की गणना करना, संख्या का योग करना, या उपरोक्त सभी। देखिए जब बच्चा कक्षा 1 में आता है तो गणना करना मतलब 1 2 3 4 वो सीख चुका होता है, या फिर वो सीख रहा होता है, और साथ में उसको ये भी सिखाया जाता है कि 1 + 2 कितना होगा, मतलब वो गणना करना, योग करना सीख सकता है। लेकिन वो संकेतों के प्रयोग करने में दिक्कत होता है कि उसको ये नहीं समझ में आता है कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है, इसलिए वो संकेतों का प्रयोग अच्छे से करना उसके लिए कठिन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अमूर्त संकल्पना प्राथमिक स्तर पर दिया जाना, सामान्यीकरण संकल्पना प्राथमिक स्तर पर विचार विमर्श करना, और स्वयं सिद्धि को प्राथमिक स्तर पर सीखना, या उपरोक्त सभी। कौन सा सही नहीं है, देखिए प्राथमिक स्तर पे नहीं, उच्च प्राथमिक स्तर पे हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक नहीं उच्च प्राथमिक स्तर में क्या करते हैं, अमूर्त संकल्पना और सामान्यीकरण की संकल्पना प्रदान करते हैं। और स्वयं सिद्धि जो कि हम लोग जैसे कोई भी प्रमेय पढ़ते हैं, थेल्स का प्रमेय हो गया या पाइथागोरस का, तो हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, माध्यमिक में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहा है कि
प्राथमिक स्तर के लिए, तो सही नहीं है। तो सही नहीं कौन सा, ये उच्च प्राथमिक के लिए है, ये भी उच्च प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के लिए, तो कोई भी इनमें से सही नहीं है। 67 में कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है? यह संख्या 67 का प्रतीक संकेत है। 6 का स्थानीय मान 60 है, 7 का स्थानीय मान 7 है, उपयोग में से कोई नहीं। तो ये दोनों तो आप सही है। और ये जो 67 है ये प्रतीक या संकेत नहीं है, ये इसका क्या है, संख्यात्मक या फिर बोल सकते हैं अंकीय रूप है, अंकीय रूप है। तो कौन सा गलत होगा, ए नंबर, कि प्रतीक या संकेत है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि 2x, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूरा बनाने के लिए आ जाए, तो आपको बनाने का ऐसा ट्रिक होता है कि ये सबसे पहले हम लोग सबसे नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है सबसे नीचे वाले को, तो सबसे नीचे में क्या लिखा है, 1 + x अपॉन में 1 - x। अगर इसको आप देखेंगे तो पूरे का क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक 1 - x। तो ये 1 - x का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 - x क्या हो जाता है, 1 - x + x। तो x कट गया, तो इतने का आंसर क्या आ रहा है, 1/1 - x। ठीक है, इतने का आ रहा है 1/1 - x। तो हम लोग का जो 1 - x है ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर, और एक नीचे हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 - x अपॉन में 1। तो इस 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 1 + 1 - x। तो ये आ गया हमारे पास क्या, 2 - x। ये कहाँ तक का वैल्यू आ रहा है, इतने का। मतलब हम लोग का इतने का जो वैल्यू है ये कितना आ रहा है, 2 - x। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x 2 - x बराबर 1, या फिर 2x बराबर, यहाँ अगर 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 - x ही होगा। तो यहाँ से -x जब इस तरफ आएगा तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, +x। तो आपके पास क्या आएगा, 3x बराबर 2, या फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 2 सामने है, 3 इसके साथ था, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2/3। तो आप इसको ऐसे हल कर सकते थे। ठीक, निम्नलिखित में से किसे गणितीय चिंतन की आवश्यकता होती है, अंग्रेजी का अध्ययन, हिंदी का अध्ययन, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन, या उपरोक्त सभी। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश में तो नहीं पढ़ता, सामाजिक विज्ञान में पढ़ता है कि गणित का। तो देखिए गणित का कहाँ यूज़ होता है सामाजिक विज्ञान में, तो आपका 2 जगह यूज़ होता है। पहला यूज़ होता है भूगोल में, दूसरा यूज़ होता है अर्थशास्त्र में। ठीक है, भूगोल में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल रहे हैं, या फिर हम लोग कितना पानी गिरा है ये सब निकाल रहे हैं, तो ये सब चीज़ भूगोल में हो गया। और इसमें हम लोग जो राशि निकालते हैं, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ठीक है, तो अर्थशास्त्र में भी काम आ जाता है। तो कौन सा सही होगा, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन। गणितीय शिक्षण का अभिक्षमता के लिए आवश्यक है, गणित की भाषा, गणित की मूल संकल्पनाओं की समझ, गणित की संप्रेषण क्षमता, या उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि गणित की भाषा मतलब उसको पता रहेगा कि गणित में कैसे बात करना है, कि 1 + 2 कैसे बोलना है, संकल्पना पता होगा, प्लस माइनस, या फिर एबिलिटी टू मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, कि अब देखिए कैसे कर सकता है। देखिए इसके भी 3 माध्यम हो जाते हैं, दृश्य हो गया, जैसे अब दृश्य देख रहे हैं, या सामान्य बातचीत बोलकर, ठीक है, या फिर लिखकर। ठीक है, ये 3 तरीके से संप्रेषण होता है। जैसे यहाँ पास मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक, आप लोग इसका दृश्य भी देख रहे हैं, मैं यहाँ बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तो ये तीनों तरीके का हो जा रहा है। लेकिन कई बार क्या होगा कि मेरे से कोई फ़ोन में बात कर रहा है, तो मैं उसको बोल कर ही समझा रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं बोल के भी उसको समझा सकता हूँ, इसलिए तीनों चीज़ ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। यदि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समविभाजक, या महत्तम समापवर्तक क्या लिखना था, क्रमशः 250 और 50 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भाज्य 50 हो तो शेषफल 0 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये वाला जब लास्ट बार एग्ज़ाम हुआ था तो इस पेपर के इस क्वेश्चन को क्या किया गया था, कैंसिल किया गया था, क्योंकि यहाँ पर से सब क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इससे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 33.1/3%। तो अगर इसको आप पूरा काटेंगे तो कितना आ जाता है, किसी का भी 1/3। दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति रोज़ 1500 स्क्रू बनाता है तो पहले व्यक्ति का स्क्रू बनाने की दैनिक क्षमता कितनी होगी। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादन, ठीक है, पहला व्यक्ति क्या है, उसका दैनिक उत्पादन का कितना, 1/3। दूसरा जो व्यक्ति बनाता है उसका कितना है, 1/2 है।
यानी 50% है। ठीक, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, रेशियो अगर निकालेंगे तो पहला बाई दूसरा बराबर क्या हो जाएगा 3:2। ठीक, 3:2 आ गया, यहाँ से 3 ऊपर गुणा हो गया, 2 नीचे रह गया, ये सेकंड नीचे चले गया। पहले वाले की क्षमता तो हमको नहीं पता, दूसरे की क्षमता कितना है 1500 बराबर क्या हो गया 3/2। तो पहले वाले की क्षमता क्या हो जाएगा 3/2 गुणा 1500। जब इसको काटेंगे तो 750 बार में जाएगा, और 750 3 कितना होता है 2250। तो सही आंसर क्या आ जाएगा 2250। अब अगला क्वेश्चन था, यदि √18225 बराबर 135 हो। देखिए यहाँ पर कभी भी अंडर रूट में है, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए पूरा का पूरा वही संख्या दिया है, बस यहाँ क्या किया 2 पॉइंट पीछे खिसका गया है। यहाँ कभी भी अंडर रूट में क्वेश्चन हो और ये 2 बार नीचे खिसका हो तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, जैसे 135 था पहले बार वाले में क्या हुआ, देखिए जब 1 8 2 2 2 5 था, सॉरी एक ज़्यादा लिखा गया, 2 5 था, तो इसका आंसर कितना लिख रहे थे हम लोग 135। लेकिन जैसे ही ये 2 पॉइंट आगे खिसका है तो यहाँ पास 1 पॉइंट लग जाएगा, कहाँ लास्ट अंक पे। सेम यहाँ पास वही किया, 2 खिसका है तो फिर क्या लिख सकते हैं 1.35। फिर अगले में क्या लिखेंगे 0.135, और उसके बाद वाले में क्या लिखेंगे 0.0135। जब आप इस पूरे को जोड़ेंगे तो आप लोग का आंसर क्या आएगा 14.9985। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 14.9985, मतलब ए नंबर। अगला क्वेश्चन, गणितीय अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए पहचानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा उपरोक्त सभी। पहचानात्मक का मतलब क्या होता है कि कोई भी टीचर होता है उसको पहचानना पड़ता है कि कैसे बच्चा पढ़ रहा है या फिर क्या है, उसके ऊपर कैसा कार्य किया जा रहा है। रचनात्मक तौर पे देखना पड़ता है, योगात्मक तौर पे देखना रहता है, इसलिए उसका मूल्यांकन हर तरीके से होता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। किसी छात्र को विभिन्न ज्यामितीय समतल आकृतियां देकर सदृश आकृतियों को समूह बनाने के लिए कहा गया, उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना है, कौन सा सही क्रम होगा। संक्षिप्तीकरण, निगमन, स्पष्टीकरण या विश्लेषण। तो देखिए जब वो देखेगा किसी फिगर को, जैसे मैं इसको बनाया तब वो त्रिकोण दिख रहा है, हम लोग को पता है कि त्रिकोण है, लेकिन कोई बच्चा देखेगा तो सबसे पहले क्या करेगा विजुअलाइज करेगा। यहाँ देखिए विजुअलाइजेशन लिखा है ना, वो सबसे पहले सोचेगा कि इसका आकृति किस तरीके से है, वो अपने मन में सोचना चालू करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा विश्लेषण करेगा, स्पष्टीकरण करेगा, मतलब विजुअलाइज करेगा। उसके बाद उसका एनालिसिस करेगा, मतलब विश्लेषण करेगा कि इसको मैं किस जगह पे देखा हूँ, कहाँ देखा हूँ, ठीक है। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद वो अमूर्त रूप में देखने का प्रयास करेगा, मतलब संक्षिप्तीकरण करेगा, और अंतिम में वो क्या करता है निगमन करता है, जिससे कि वो इस चीज़ को पा लेता है। तो सही आंसर क्या होगा सी नंबर। उसके बाद का क्वेश्चन दिया है, यदि 0.232323 को साधारण भिन्न में बदला जाए तो उसका मान क्या होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है तो इसको हम लोग सबसे पहले बचपन में आप पढ़े होंगे, तो इसको लिख लेते हैं P/Q। इसका वैल्यू क्या लिखे 0.232323, ठीक है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो पॉइंट के बाद देखते हैं कब नंबर रिपीट हो रहा है, तो 2 के बाद देखिए रिपीट हो रहा है, तो जितने के बाद रिपीट हो रहा है उतना 0 लगा के इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कितने के बाद हो रहा है 2, तो कितना हम लोग को 0 चाहिए 2, तो हम लोग कितने का गुणा कर देंगे 100, और यहाँ क्या लिख देंगे PQ, और यहाँ भी 100 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 23.2323, ठीक है। अब आपस में दोनों को माइनस कर देते हैं, मतलब दूसरा से पहले को घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 99 P/Q। और यहाँ से देखिए ये वाला पूरा कटेगा 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 कटेगा, ये पूरा कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या 23। तो PQ का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा 23/99। तो सही आंसर क्या होगा 23/99। इसीलिए इसमें ऐसा करते हैं कि 2, मतलब इसमें 2 बार 2 संख्याओं को क्यों लिए कि बाकी की संख्याएं जो हैं आपस में पीछे से कट जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए अपना व्यापार 85,000 रुपये से शुरू करता है। ए देखिए कोई व्यापार कर रहा था, 85,000 रुपये लगाया, ठीक है। कुछ समय बाद बी, अब यहाँ बी है, वो कितना लगा रहा है 42,500 रुपये के साथ जुड़ता है। यदि वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में मतलब बोल रहा है कि 12 के 12 में लगाया है, ठीक है। उन लोग का अनुपात जो है, लाभ का अनुपात कितना है 3:1 है। लेकिन यहाँ पर बी का आपको पता है कि कितने समय के लिए जुड़ा था, तो हम लोग मान लेते हैं x समय के लिए वो जुड़ा था। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो निकालने का ट्रिक होता है, देखिए 85,000 है,
कितना महीना के लिए लगाया, 12 महीना। तो यह दोनों आपस में गुणा हो जाएगा। बट्टे में हम लोग क्या लिखेंगे, जो इसका लाभ का अनुपात है 3, बराबर यहाँ क्या लिखे 42,500, कितना महीना के लिए, x महीना के लिए, अनुपात कितना है 1। तो 3 से ये कितने बार में कट गया, 4 बार में। तो x बराबर कितना हो गया 85,000 गुणा 4 बट्टा में क्या हो जाएगा 42,500, क्योंकि नीचे जाके भाग चले जाएगा। और ये कितने बार में इसको काटेगा, 2 बार में काटेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 चौके 8 माह। तो यहाँ पास कितना माह के लिए वो जुड़ रहा है, यहाँ पास हम लोग का आंसर आ जा रहा है 8 महीना। तो आप इसको आराम से इस तरीके से भी निकाल सकते थे। परिधि की संकल्पना के बारे में किसी छात्र की समझ को एक शिक्षक कैसे मूल्यांकित करेगा। यहाँ देखिए परिधि बोलते हैं वृत्त की परिधि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या दिया है पेरीमीटर, मतलब इसको हम लोग क्या मानेंगे परिमाप या फिर परिधि, दोनों चीज़, ठीक है। इंग्लिश को पढ़ लेना ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। छात्र को दी गई लंबाई के आयत का परिधि ज्ञात करने के लिए प्रश्न देकर, छात्र को धागे का टुकड़ा और समतल वस्तु देकर वस्तु की परिधि ज्ञात करने के लिए कहकर, छात्रों को पूछना 2 दिए गए समतल वस्तुओं में से बताए किसका परिधि अधिक होगा, या फिर तीसरा उपरोक्त सभी। तो सबसे सही होता है 3rd नंबर, कि हम लोग कोई भी आकृति दे दिए, त्रिभुज दे दिए, चतुर्भुज दे दिए और या फिर सर्कल दे दिए, तो वो कैसे परिधि को नाप रहा है। अगर धागे के टुकड़ा से अगर वो नाप सकता है तो वो सबसे अच्छे तरीके से बता सकता है कि उसकी परिधि या फिर परिमाप कितना होगा, ठीक। 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है। मतलब पहली संख्या को मान लेते हैं हम लोग a, दूसरी को मान लेते हैं b और तीसरे को मान लेते हैं c। अब a और b का औसत मतलब a प्लस b बट्टा में 2, किसके औसत से, b और c, दूसरे और तीसरे के औसत से कितना अधिक है, 15 अधिक है। तो यहाँ बोल रहा है कि पहले और तीसरे संख्या का अंतर, ठीक है, यही बोला है। तो देखिए हम लोग इसको आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पूरे का लघुत्तम समापन तक 2 हो गया, a प्लस बी, अब यहाँ माइनस का साइन है, माइनस बी माइनस सी बराबर कितना हो गया 15। देखिए b से b कट गया तो हमारे पास आया क्या a माइनस सी बट्टा में 2 बराबर 15, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस सी बराबर 15 गुणा 2, ये हो जाएगा 15 दूना कितना होता है 30। यही हो गया आपका पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर। तो इनमें से किसी में भी नहीं आ रहा तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब आप समझे होंगे कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से कितना भी अधिक दिया रहा, उसका हम लोग को बस क्या करना होगा, दुगुना करना होगा और हमारे पास आंसर हो जाएगा। एक वर्ग के चारों भुजाओं को एक के साथ एक हवाई जहाज 200, 400, 600, 800 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ता है, तो उसका वर्ग के चारों ओर का औसत वेग क्या होगा। तो देखिए हम लोग को क्या दिया है किलोमीटर में 200, 400, 600 और 800। हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो आप लोग का कितना आ जाएगा 2400, ठीक है। एक वर्ग है, वर्ग क्या होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो हम लोग क्या मान लेंगे चारों भुजाएं कितनी हैं 2400 किलोमीटर, ठीक। तो पहले वाला जो 200 वाला है वो कितने मिनट में मतलब कितने घंटे में को पार करेगा, तो पार करेगा 12 घंटे में। दूसरा वाला कितने 400 की स्पीड से जो चल रहा है वो 6 घंटे में 2400 किलोमीटर को पार करेगा। 600 वाला कितने घंटे में पार करेगा 4 घंटे में, और 800 वाला कितने में पार करेगा 3 घंटे में। तो हम लोग टोटल दूरी कितने चले, तो कितने चले 4 गुणा 2400, क्योंकि हम लोग का जो वेग का फार्मूला होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय हो जाता है। तो टोटल समय कितना लिए 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, 12 6 कितना होता है 18, 4 22 और 3 25, 25 घंटा का समय लिए। अब 25 से इसको काट देते हैं तो 25 से कितने बार में कटेगा, तो 25 से कितने बार में कटा 9 बार में कटा, कितना आएगा 225, फिर 150 बचा, ये 6 बार में कटा। अब आगे आपके पास 96 गुणा 4, जब 96 गुणा 4 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 384। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 384 किलोमीटर प्रति घंटा। प्राथमिक छात्रों को उनके कार्यकारी स्मृति में गणितीय ज्ञान रखने की असमर्थता का अधिक प्रसंभावित कारण क्या है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा कारण क्या हो जाता है ये पूछा है। गणितीय ज्ञान का मूल संकेतों पर आधारित प्राथमिक छात्र सहसा गणितीय ज्ञान को पुनः स्मरण करने में असमर्थ होते हैं। ज्ञान संसाधित करने के लिए छात्रों को कठिनाई होती है। शिक्षण विधियों की उचित नहीं है। देखिए शिक्षण विधि तो उचित है, कठिनाई क्योंकि अगर सब में होगी या तो छात्र को किसी में भी नहीं होगी। और पुनः स्मरण तो कोई भी कर सकता है। उनको दिक्कत क्या आती है मूल संकेतों की, कि वो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है,
यही वो मूल संकेत को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अभी आज ये इसका अंतिम क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। यहाँ देखिए पूर्ण संख्या मतलब क्या है? इंटीजर। इंटीजर मतलब जिसमें प्लस और माइनस दोनों आता है। इसे सर्वाधिक संकल्पना जो सामान्य संकल्पना वो क्या है? पूर्ण संख्या। तो इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन थे सीजी टेट में। क्या चीज़ का? पेपर 1 का, मैथ का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।